हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड को हम अच्छे से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो वो क्या है? व्हाट इज लिविंग। ठीक है, व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग यानी लिविंग क्या है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ फीचर्स देखेंगे जो कि हमको बताएंगे कि एक्चुअल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से फीचर की? ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर है लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ग्रोथ उसमें इंटरनल ग्रोथ होती है, यानी जो सेल्स हैं वो बार बार डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके बहुत सारा सेल मास बना देती है। ठीक है, जिससे जो बॉडी है वो आकार में बड़ी होने लग जाती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रोथ इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ पाई जाती है। ऐसा कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स में देखें तो ये जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रहती है उनके पूरे जीवन भर। ठीक है, जैसे हम एक टहनी को ब्रांच को काटते हैं तो वो जो ब्रांच है वो वापस उग जाती है, जबकि जो एनिमल्स हैं उनमें ये जो ग्रोथ है वो फिक्स्ड पीरियड तक होती है, फिक्स टाइम तक होती है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, तो उस फेज को हम बोलते हैं सीनेसेंट फेज। ठीक है, पर यहाँ पर जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिलती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी है? नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है? जैसे कि माउंटेन्स। ठीक है, तो जो माउंटेन्स है उनकी साइज बढ़ती है और सेल सैंड माउंट्स इनकी भी साइज बढ़ती है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है लिविंग्स में और नॉन लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है? लिविंग्स में तो जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? इंटरनल। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, जबकि जो नॉन लिविंग्स हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? एक्सटर्नल। ठीक है, यानी सरफेस ग्रोथ होती है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? सरफेस ग्रोथ। अगर आप किसी भी माउंटेन को देखोगे तो उसकी जो साइज है वो उसके सरफेस पर बढ़ती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, यानी सेल्स जो प्रेजेंट हैं वो अपने शरीर के अंदर है। ठीक है, तो वो इंटरनली डिवाइड करती रहती हैं और शरीर का आकार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ग्रोथ है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे या डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे? तो जो ग्रोथ है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर? क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, केवल कैरेक्टर बताता है किसका? लिविंग थिंग्स का। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी आ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। किनका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा फीचर, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लगभग सभी में क्या देखने को मिलता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है,
तो यहाँ पर वापस फिर एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, कि कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो उसमें जैसे मूल यानी खच्चर, ठीक है, और इनफर्टाइल इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है, ऐसे कपल्स जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं शादी के बाद, ठीक है, तो उनको फिर भी हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि लिविंग थिंग्स में जो रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस, अगर हम उनको किसी बाहर किसी भी टेस्ट ट्यूब में हम करवाते हैं, तो वो जो लिविंग रिएक्शंस हैं वो टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम नॉन लिविंग रिएक्शंस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स वाली रिएक्शन जो हम टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, वो कैसी रिएक्शंस होंगी, लिविंग, ठीक है, लिविंग रिएक्शंस। क्यों बोल रहे हैं इनको लिविंग रिएक्शंस, क्योंकि ये किसमें हो रही थी पहले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। यानी बिना एक्सेप्शन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म में शो करते हैं। ऐसा कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, ठीक है। अब अगला फीचर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वही, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग्स हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यानी उनमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर, फीचर, ठीक है। इसके बाद अगला फीचर है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, जैसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कोई भी स्टिमुलस देते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, अगर उसको स्टिमुलस मिलता है तो वो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। हर ऑर्गेनिज्म किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। जैसे हम अमीबा की बात करें जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको आसपास फूड दिखता है तो क्या होता है, जो
अमीबा है उसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको बाहर कुछ केमिकल यानी कुछ फूड दिखा, और फूड क्या है इसके लिए, स्टिमुलस है। ठीक है, और इस स्टिमुलस के प्रति इसमें क्या उत्पन्न हुआ, रेस्पॉन्स। ठीक है, तो रेस्पॉन्स फिर बाद में उत्पन्न हुआ, रेस्पॉन्स किसके रूप में उत्पन्न हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। ठीक है, तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ जो कि फूड को कवर करेगा और अंदर लेगा सेल के अंदर। ठीक है, और इस फूड का फिर ये डाइजेशन करेगा। तो इस तरह से स्टिमुलस मिलने पर इसमें इतने सारे रेस्पॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स करते हैं, यानी उनमें कॉन्शियसनेस होती है। अब यहाँ पर जो ह्यूमन है, ह्यूमन, उसमें क्या पाई जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी जो ह्यूमन है उसको खुद के बारे में पता होता है। ठीक है, वो खुद के बारे में जानता है, खुद की बॉडी के बारे में जानता है, इसलिए उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस है वो भी क्या हो जाता है, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, कॉन्शियसनेस भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो हम ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं। तो एक जगह लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और दूसरा है डिफाइनिंग फीचर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कौन कौन से हैं, पहला है इसमें ग्रोथ। ठीक है, और दूसरा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और डिफाइनिंग फीचर में पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है इसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, तो उन लाइंस का मतलब समझते हैं हम। ठीक है, properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells। ठीक है, तो किसी भी टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होगी, यानी कोई भी जो सेल मास है, ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम टिश्यू कब बोलेंगे, जब इस टिश्यू में उपस्थित, यानी ये जो सेल मास है इसमें उपस्थित जो जितनी भी सेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनका जब इंटरेक्शन होगा आपस में, तो इन जो सेल्स का ग्रुप है इनको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। ठीक है, तो किसी भी टिश्यू की प्रॉपर्टी उसमें उपस्थित सेल्स के कारण नहीं होती है, उन सेल्स में इंटरेक्शंस के कारण होती है। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। सेम इसी तरह से, similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle, but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेलुलर ऑर्गेनेल की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक, सेलुलर ऑर्गेनेल्स, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्गेनेल में जो उपस्थित कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके कारण नहीं होती है। ऑर्गेनेल्स में जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो इंटरेक्शंस होता है उनके कारण होती है। ठीक है, जैसे ये कोई सेल है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित हैं। ठीक है, सभी सेल ऑर्गेनेल्स में क्या उपस्थित होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि उन सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कब हम बताएंगे कि ये जो ऑर्गेनेल्स में कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं। जैसे ये ऑर्गेनेल है, ये दूसरा ऑर्गेनेल है, तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये भी इंटरेक्ट करेगा, ये भी इंटरेक्ट करेगा आपस में। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन सेल ऑर्गेनेल्स के कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन के कारण होती है, ठीक है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या हो सकती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, यानी अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इवॉल्विंग होते हैं, यानी उनमें इवोल्यूशन होता है, टाइम टू टाइम उनमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते रहते हैं, ठीक है, जो कि उनको बेहतर बनाते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी उनकी बॉडी में सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम पाया जाता है। सारी चीजें जो भी उनमें प्रोसेसेस होती रहती हैं शरीर के अंदर, वो सेल्फ रेगुलेट होती हैं, यानी कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो ज्यादा हो या बिल्कुल कम हो, सबका बैलेंस होता है उनमें, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेसिस, ठीक है। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, तो वो क्या है? डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें डाइवर्सिटी, तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी की डेफिनेशन समझते हैं। तो डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ organisms present on earth, present on earth, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है। तो हम बायोडायवर्सिटी की अलग अलग डेफिनेशन और बना सकते हैं। तो बायोडायवर्सिटी क्या है? जैसे ये अर्थ है अपने पास, ठीक है, इसमें क्या है? अलग अलग टाइप्स की स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि इस तरह से अलग अलग टाइप के क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का एक तो नंबर शो हो रहा है कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, और एक टाइप्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो 1, 2, 3 और 4 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनकी कुल संख्या यहाँ पर टोटल नंबर है। तो ये सारा जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसको शो कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसी पर्टिकुलर एरिया की भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, पूरे अर्थ की कंसिडर कर सकते हैं, या किसी ओशियन या समुद्र की हम कंसिडर कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किसी भी एरिया की जानने के लिए हम उस एरिया को डिफाइन करते हैं कि वो एरिया कितना है, ठीक है, और उस एरिया में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनका नंबर, और कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वो सारा हम एक डेटा में लिखते हैं, और उससे पता चलता है कि उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। तो कौन से एरिया ऐसे होंगे जिनमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है? तो जिन एरिया में ज्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं उन एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन एरिया में फूड की मात्रा ज्यादा होती है, तो जहां पर फूड होगा वहां पर ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो जहां पर ज्यादा प्लांट्स होंगे वहां पर फूड उपलब्ध होगा, और जो पूरी फूड चेन है वो रन करेगी आसानी से, ठीक है। तो अब तक कितनी स्पीसीज नॉन है?
नॉन स्पीसीज 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, इतनी जो स्पीसीज हैं वो ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका हम नाम रखते हैं। ठीक है, ऐसा नाम रखते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम रखने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर या बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म का जो नेम है उसमें दो पद होते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं जिनमें उस जिसमें उसका नाम पूरा होता है। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं या जितनी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम अलग होता है। ठीक है, अलग अलग, अगर हम प्लेसेस पर जाएंगे तो वहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी। अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम अपने आप बदल जाएगा उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो पता नहीं कर पाएंगे कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर रखना पड़ा। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है? एक तो उस ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं वो पता चलते हैं। ठीक है, और वो जो नाम है वो आसानी से समझ में आता है। ठीक है, उससे पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कौन करता है? तो दो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। एक तो आईसीबीएन, आईसीबीएन, ठीक है, और एक आईसीजेएडआई। ठीक है, तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसका नाम रखती है? प्लांट्स का। ठीक है, इसके द्वारा प्लांट्स और एल्गी, ठीक है, और फंजाई का नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म क्या है? ये सेम आ जाएगा यहाँ पर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका नाम रखती है? एनिमल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो आईसीबीएन और आईसीजेडएन है तो वो नाम कैसे रखती है? तो नाम रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से होंगे? एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। ठीक है, कुछ एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया होते हैं, उनके बेसिस पर आईसीबीएन और आईसीजेडएन प्लांट्स और एल्गी, फंजाई और एनिमल्स का नामकरण करती है, नोमेनक्लेचर करती है। ठीक है, अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? ये गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया। ठीक है,
तो अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझते हैं। तो जैसे अपने पास कोई नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये जो मेंजीफेरा इंडिका है, ये बॉटनिकल नेम है किसका है, ये मैंगो का। ठीक है, मैंगो को हम साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंजीफेरा इंडिका है, उसमें जो पहला वर्ड है वो किसको शो करता है, जीनस को। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, जेनेरिक एपिथेट। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है वो किसको शो करता है, स्पीसी को। ठीक है, स्पीसी को शो करता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो किसी भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो जीनस और दूसरा स्पीसीज। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम समझते हैं। तो पहला है यहाँ पर, biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. तो जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन होते हैं, यानी उनका जो ओरिजिन है वो लैटिन होता है, और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। जैसे हम मैंजीफेरा इंडिका लिख रहे हैं, मैंगो का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो किसको शो करता है, जीनस को, और दूसरा जो पार्ट या कंपोनेंट है वो स्पीसीज को शो करता है। ठीक है, या स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। जब हम इनको हाथ से लिखते हैं तो दोनों जो कंपोनेंट है उनको हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो पहला जीनस का नेम है, उसमें जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में होता है। ठीक है, जबकि दूसरा जो स्पीसी का नेम है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसे आई लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसी नेम को प्रिंट करते हैं, यानी कंप्यूटर में अगर प्रिंट किया जाता है, तो ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, थोड़े इस तरह से तिरछे हो जाते हैं, इस तरह से मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, थोड़े तिरछे हो जाते हैं ये वर्ड्स, है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो साइंटिफिक नेम है उनकी डिस्कवरी होती है किसी साइंटिस्ट के द्वारा, तो उस साइंटिस्ट का नाम हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये आम का साइंटिफिक नेम है, और इसके बाद ये लिखा हुआ है लिन। ठीक है, तो ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, तो इनका नाम हमने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम साइंटिस्ट का नाम भी शॉर्ट में लिख देते हैं जिसने ये नाम दिया है। ठीक है, वैसे इसकी इतनी जरूरत होती नहीं है, हम अक्सर लिखते नहीं इसको, बिना लिखे भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये हुए कुछ रूल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं आपकी बुक में लिखी हुई हैं, इनको हम समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कॉन्विनेंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग होती है, उनको बांटा जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ
organisms into convenient categories। ठीक है, कॉन्वेनेंट कैटेगरीज जो कैटेगरी सूटेबल होती है उस ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, उस कैटेगरी में हम उसको रख देते हैं। तो किस ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? तो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि उनकी जो स्टडी है वो आसान हो सके। ठीक है, अगर सारे ऑर्गेनिजम्स मिक्स में हो जाएंगे तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम पहचान नहीं पाएंगे, और उनकी जो स्टडी है वो भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि उसको क्लासिफाई किया जाए कि वो कौन से ग्रुप में आना चाहिए। ठीक है, फिर उसको उस ग्रुप में रखते हैं और ग्रुप में रखने के बाद उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? टेक्सा। ठीक है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? टेक्सोन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी क्या होती है? टेक्सोनोमी ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट टेक्सा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी उनको अरेंज किया जाता है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पर्टिकुलर टेक्सा में आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी। ठीक है, तो टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने देखा। ठीक है, तो देखने के बाद हम पहली चीज क्या करेंगे? इसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, यानी इसके कैरेक्टर्स हम देखेंगे। कैरेक्टराइजेशन। और दूसरा जो हम देखेंगे वो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर्स को देखने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी पहचानते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो तीसरी प्रोसेस है वो कौन सी है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफाई करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को कि वो कौन से टेक्सा में अरेंज होगा। ठीक है, चौथी जो प्रोसेस है वो क्या है? नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसका नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं वो किस में आती है टेक्सोनोमी में? पहले है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी पहचान हो जाती है। और फिर पहचान होने के बाद उसका डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको ग्रुप में रखा जाता है। और ग्रुप में रखने के बाद फिर उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं वो किस में आती हैं? टेक्सोनोमी में। ठीक है, अब इसके बाद अगली टर्म है सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है? अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग टाइप के, या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह से। तो इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम क्या स्टडी करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, कि इनका जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक एड्स। ठीक है।